चलो आ जाओ, देखो सुनो। फंडामेंटल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं भाई। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब डीपीएसपी है ना भाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना भाई। इसकी चर्चा कर ली थी कि ये क्या होता है, लेकिन इसमें क्या क्या आता है आर्टिकल पता होना चाहिए आपको। कहाँ से कहाँ तक होता है? 36 से लेकर के। और ये कौन से भाग में? भाग 4 में है भाई, ठीक है ना। भाग 4 में 4 बातें राज्यों के लिए है। क्या क्या राज्यों के लिए? उसे लिया गया कहाँ से? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया है? तो स्पेन से। मतलब हर कोई कहीं ना कहीं से ले रहा है। जहाँ से एक्सपेरिमेंट में बढ़िया आउटपुट निकल रहा है वहां से हमने ले लिया, जहां से हमको जमा, है ना। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की। तो ऐसे तत्व जो कि देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन नहीं था, पैसा नहीं था कि वो उसको दे सके कि भाई आपको किसी को फ्री में वकील दे, महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हर महीने कुछ पैसे दे, खाने के लिए कुछ अमाउंट दे, है ना। इस तरह की चीजें ऑफर करने का ज्यादा सुविधा नहीं थी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे सरकार के पास पैसा आया, गवर्नमेंट अभी भी इसमें एफर्ट अपना लगा रही है। इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अपने मैनिफेस्टो में से बीजेपी ने महिलाओं के लिए 21,000 बोला था। 25,000। चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी सुविधाएं जो है राज्य, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये तब तक चलेगा इनफाइनाइट। राज्य कोशिश करते रहेंगे। कल को हम अमेरिका जैसा बन जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिले, है ना। तो वो सारी सुविधाएं चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब सरकार कोशिश करती रहेगी अपना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, एक व्यक्ति देगा इस केटी शाह, पॉलिटिक्स के ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, उन्होंने कहा कि भाई ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, ये ऐसा चेक है जो बैंक अपने हिसाब से चलाएगा। तो बैंक कौन है यहाँ पे? सरकार। और चेक भी किसका है? सरकार का। और कितना पैसा देना है चेक पे आपको? आप चेक लेके जाते हो ना, तो बैंक आपको पैसे देता है। लेकिन ऐसा चेक है कि बैंक अपने हिसाब से, भाई हम बिजली नहीं दे सकते, हम पानी दे सकते हैं फ्री, तो बैंक अपने हिसाब से उसको चलाएगा। तो क्या कह रहा है आपका कि डीपीएसपी उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है, ठीक है ना। ऐसा केटी शाह ने किया, कहा था। आगे क्या करा? अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 37 की। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई राज्य कितना फ्री दे रहा है ये उसके ऊपर है, ठीक है ना। दे रहा है नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। अर्थात ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है ना। 39 की बात करते हैं, शायद 38 वाला कुछ स्किप हुआ होगा। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन और संसाधनों का वितरण, ठीक है ना। तो ये बात सही है कि सेम जॉब लगेगी, है ना। सेम जॉब लगेगी, किसी महिला की दिल्ली पुलिस में है, किसी पुरुष की, तो सेम सैलरी मिलेगी उनको, ठीक है ना। हमने भी रखा यार। ठीक है ना। 39A क्या कह रहा है? का मतलब क्या हो गया आपका? भाई अगर कोई क्राइम कर देता है तो उसको फ्री में वकील मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा बात पहले नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमने इसको जोड़ा। 40 की बात करते गए तो ग्राम पंचायतों का गठन। लेकिन ये ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 किसका है? डीपीएसपी का है। किसका है? और डीपीएसपी राज्य के मूड के ऊपर है। किसके ऊपर है? राज्य के मूड के ऊपर है। और राज्य का मूड कभी नहीं चाहेगा कि वो ग्राम पंचायत का गठन करे। क्योंकि मान के चलो यूपी की सरकार है, फॉर एग्जांपल यूपी की सरकार है, और यूपी की सरकार ने ग्राम पंचायत बना दिया, तो उसमें चुनाव होगा। और मान लो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसने बनाया था, और ग्राम पंचायत में कांग्रेस जीत गई, तो किसका नुकसान है? केंद्र सरकार का। तो जब देश बना तो हमने कहा कि ग्राम पंचायत डीपीएसपी में रख देते हैं। हमारे राज्य बहुत अच्छे हैं, वो ग्राम पंचायतों का गठन कर देंगे। लेकिन राज्य इतने तेज निकले कि अपनी शक्तियों का बंटवारा करे तो कौन करे? बात समझ आ रही है आपको? इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन, तो फिर हमें संशोधन करके इसको दोबारा से, है ना, वो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी के थ्रू जो हमें इसको दोबारा से डालना पड़ा अलग से। क्योंकि ये सारा कुछ किसके ऊपर है? राज्य के मूड के ऊपर, दे दे ना दे। इसी कारण से जब देश बना और पहली बार ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया कि राज्य बना लेंगे, तो राज्य क्यों बनाएगा? क्योंकि इसमें शक्ति जा रही है राज्य की। कल को मान लो मेरी आम आदमी पार्टी की सरकार और ग्राम पंचायत में कोई जीत जाए, और तो मेरे लिए हेडेक का तो काम करेगी ना, हमारी काम में दिक्कत होगी।
इसलिए ये कभी भी राज्य नहीं चाहेगा कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे। बात समझ रहे आपको? तो इसको इन्फोर्स करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट की। ठीक है ना, समझ पा रहे आप लोग ये चीज? आगे की बात, तो ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों इत्यादि को सहायता, या मैटरनिटी लीव, है ना भाई, मैटरनिटी लीव, है ना, इस जॉब के टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए जो लीव मिलती है वो सारी चीजें, ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में, ये हो गया हमारा। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है आपका, न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता यहाँ पे है गाइस, मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पे है ना, मतलब कि गर्भवती महिलाओं को जो आर्टिकल 42 में ही है, ठीक है, अलग से इसको स्पेशली रखा गया है, ठीक है ना। और शारीरिक श्रम ना करना उनके द्वारा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फिजिकल वर्क ना देना, ठीक है ना। और उनके लिए जो है रीजनेबल कंडीशन रखना। कैसे रीजनेबल कंडीशन रखना भाई, कि जैसे कि सरकारी नौकरी लगेगी, कल को शादी होगी तो उनको छुट्टी मिल जाएगी उतने टाइम पीरियड के लिए, साल 2 साल का शायद होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, पैरा एसएफ का बंदा था, और इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसने कहा कि पैरा एसएफ में महिलाओं को क्यों नहीं लेते जब महिलाएं इतनी आगे जा रही हैं। तो कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पैरा एसएफ वाला जो बंदा वो कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पैरा एसएफ में आ रहे हो या आप स्पेशल ऐसे कॉम्बैट इसमें आ रहे हो जिसमें टेररिस्ट के ऊपर अटैक करना है, तो आपको छुट्टी अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको हर एक अवस्था में आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ। समझ पा रहे हो लोग? यही कारण है कि वहां पे महिलाएं अभी उतनी ज्यादा आगे, क्योंकि लीव नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में, ठीक है ना। और वहां पे लीव लेना और लापरवाही जो है वो सीधे सीधे जान से जाने वाली बात है, तो ये कारण है वहां पे, ठीक है। तो अभी तक तो वहां पे नहीं गया हुआ है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से बात, आज़ादी के इतने साल बाद हमने एनडीए का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, यूपीएससी लेती है जो, तो एनडीए के एग्जाम में महिलाओं को अब जाके एंट्री मिली हुई है, ठीक है, सीडीएस एनडीए में, ठीक है। तो ये चीज, आर्टिकल 43 क्या कह रहा है आपका, निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। तो इसको अब देखो ये देगा कौन, तो इसके लिए सरकार 2 काम कर सकती है, न्यूनतम वेतन ला सकती है कि भाई दिल्ली में अगर काम करना था आपको 18,000 मिलेगा कम से कम, वो बात दूसरी देता कोई नहीं है, लेकिन सरकार को तो देना पड़ेगा क्योंकि सरकार तो खुद ही कह रही है। इसीलिए अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, वो कौन से लोग होते हैं यार, होम, वो नहीं बसों में जो होते हैं सिविल डिफेंस, उनकी सैलरी पर डे की होती है, कोई मंथली सैलरी नहीं है, शायद उनको 300 या 400 रुपये कुछ पर डे मिलते हैं, नहीं 800 शायद, 800 ना, हाँ। अगर 400 मिलेंगे तो महीने के 12,000, तो न्यूनतम वेतन तो लागू सरकार खुद ही नहीं कर रही है फिर तो, इससे कितना दे रहे हैं 800 रुपये, तो 800 रुपये दे रहे हैं पर डे के, तो महीने का 24,000 रुपये, है ना। हालांकि इसमें अब ये भी सीन ये है ना कि वो इसीलिए परमानेंट वो रख ही नहीं रहे उसको, संडे को नहीं आना, किसी दिन एसएमएस आएगा तो आना है वरना मत आओ, वो वाली कहानी चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो न्यूनतम वेतन देती है सरकार ताकि गुजारा हो सके, इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं लेके आती है, जैसे मनरेगा हो गया या कोई और योजना, जिसमें आप 100 दिन काम करके एज ए लेबर आपको पैसा मिलेगा, साल में 100 दिन काम कर लोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उससे आपका गुजारा चलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये आर्टिकल 41, 42, 43 गए। 41 क्या आपका, कुछ दशाओं में कानूनी सलाहकार। 42 क्या आपका, ये आपका गर्भवती महिलाओं के लिए, मनोचित दशा में आपका महिलाओं के लिए, ऐसा महिलाएं लिख लो आप लोग, है ना। और 9 से आपका क्या हो जाएगा, आपका निर्वाह के लिए मजदूरी, ऐसा कह लो आप लोग, ठीक है ना। 43A क्या कह रहा है गाइस, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली है। 44 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है ये यूनिफॉर्म, ये सुना होगा कई बार आप लोगों ने, और ये जल्दी शायद हो सकता है कि भारत में ये बिल पास हो जाए। जब देश आजाद हो गया तो सभी की इच्छा थी उस समय, इंक्लूडिंग डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड अदर पॉलिटिशियंस, कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन उन लोगों की एज हो चुकी थी, वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि यहाँ पे अगर कोई शादी कर रहा है इस देश में, तो वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो, मतलब शादी करने का मेथड आपका अपना होगा, आपको कबूल है बोलना है कि आपको फेरे लेने हैं, कि आपको गुरुद्वारे जाना है, कि आपको चर्च जाना, वो आपका मैटर, वो नहीं कह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये भ्रम फैलाने का कोशिश किया जाता है कि एक देश एक कानून का मतलब हो गया कि अब सबको मंगलसूत्र ही पहनाना है और सबको ये लगाना है, क्या बोल, सिंदूर ही लगाना है ना, जैसा अदर कम्युनिटीज में फैला रहता है, जबकि ऐसा
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हो गया कि अगर एक बच्चे के 4 संतानें हैं तो हिंदुओं में जैसे धन का बंटवारा होगा सेम वैसे ही मुस्लिम में, सेम वैसे ही ईसाइयों में, सेम वैसे ही इसमें, ठीक है ना। कुछ चीज़ों पर लीगल हो जाना है ना, और ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप। तो गोवा ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी पहले से ही लागू है। भारत में गोवा ऐसा राज्य है जो पुर्तगालियों के टाइम से उन्होंने यूसीसी लगा रखा है, ठीक है, और वो लगा हुआ है अभी भी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक की शर्तों समान रहेंगी। शर्तें समान रहेंगी कि भाई विवाह किया तो रजिस्टर करा लो, तलाक रहे हो तो ऑफिशियली कोर्ट से जाकर तलाक ले लो, लेकिन आपका कल्चर समान। आप कल्चर के लिए जो मर्जी कर लो। आपको वो कौन से मंदिर में भाग के जाते हैं लोग शादी करने यार, आर्य समाज में जाके करना, आर्य समाज में कर लो, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे अभी बोल रहा था कि मैंने स्कॉर्पियो के लिए बात कर ली है। सुनो सही, आर्य समाज में जाना है वहां जाओ, कहीं जाना वहां जाओ, ठीक है ना। वो आपका पर्सनल मैटर है, वो रिलीजन वाइज डिपेंड करता है, लेकिन उसको फिर रजिस्टर्ड कराना वो आपका काम है, ठीक है ना। गाइडेंस दे रहा हूँ। भारत सरकार कर लेना, बच्चा कुछ जीवन और कर लेना। ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहां पर समान सिविल कोड लागू है ऑलरेडी, ठीक है ना। इसके अलावा अपराध के लिए कानून को दंड संहिता और चुनाव के लिए कानून के लिए आचार संहिता है। क्या कहना चाह रहा है ये? अगर कोई देखो सुनो, हमारे देश में केवल एक किताब नहीं है जिसको हम संविधान कहते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपराध किया है तो जिस अपराध से आपको सजा मिलेगी उसका नाम है, 2 किताबें होती थी, सीआरपीसी और आईपीसी, है ना। तो आईपीसी का ये अब नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता नाम है ना। और कानून, अच्छा कि चुनाव जब होते हैं तो चुनाव के रूल रेगुलेशन अपने होते हैं कि 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले आचार संहिता लग जाता है, और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। उसके लिए अलग से चुनाव आयोग के पास भी अपना एक रूल रेगुलेशन है, आचार संहिता का कानून बोलते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कह रहा है आर्टिकल 45, 6 वर्ष। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की, सरकार की, राज्य की, है ना। और राज्य चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। जैसे ग्राम पंचायत नहीं दिया तो जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज का गठन करना पड़ेगा, और पहली बार पंचायती राज का गठन उन्होंने राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से किया, 2 अक्टूबर, है ना। आगे इसकी चर्चा करेंगे। ऐसे ही गाइस 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे, और सरकार, है ना, स्वास्थ्य का ध्यान दे और सरकार निःशुल्क शिक्षा दे। ये भी क्या है? डीपीएसपी में। इसमें सरकार कोशिश करती है ना, मिड डे मील वगैरह जो देती है वो इसके थ्रू है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर, है ना, 21A में भी जोड़ा गया है। अच्छा देखो, ये तो सरकार का ऑप्शनल है कि वो बच्चों के लिए करे या फिर, इसलिए इसको बाध्य करने के लिए इसको भी कानूनी अधिकार बना दिया, इसको मूल अधिकार में डाल दिया, है ना, कि भाई चलो डीपीएसपी से तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन उसके थ्रू तो कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसे पंचायती राज का सेम सीन है कि भाई पंचायती राज आर्टिकल 40 से नहीं जा सकते, क्योंकि आर्टिकल 40 डीपीएसपी का पार्ट है, और डीपीएसपी को राज्यों में चुनौती, न्यायालय में चुनौती नहीं दे। लेकिन आर्टिकल 243 आएगा, आगे पढ़ेंगे, ए से लेकर ओ तक है वो, है ना। और ए से लेकर ओ तक हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, और उसमें हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं न्यायालय। आर्टिकल 40 क्या कह रहा है भाई? SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। भाई समानता का अधिकार होने के अलावा ये विशेष आरक्षण आपको प्राप्त है, ठीक है ना। आर्टिकल 47, सरकार ये वो क्या होता है? पोषक युक्त, पोषक होना चाहिए, पेशा युक्त नहीं, पोषक युक्त। हाँ नहीं, पोषक मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, ऐसा खाना दे सरकार जिसमें न्यूट्रिएंट्स है ना। तो जो स्कूलों में दे रही है या फिर जो आपको राशन के थ्रू मिल रहा है वो सब चीजें, ठीक है ना। तो जैसे नशीली दवाई इन सब पे प्रतिबंध लगा, इसको रोके, ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है आपका? कृषि और पशुपालन की वृद्धि करे, दुधारू ऐसे जानवर जो दूध देते हैं उनको ग्रोथ करे, और पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाए, ठीक है। ये गांधीवादी विचारधारा है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये वाली, ठीक है ना। और भी बहुत सारी है, और भी बताता हूँ। अच्छा, ये जो हमने पीछे पढ़ा ना अभी, नशीली दवाइयाँ और शराब पर, तो बिहार ने बैन लगा दिया इसी आर्टिकल के थ्रू, है ना। गुजरात ने बैन लगा दिया था ऐसे कई साल पहले इसी आर्टिकल के थ्रू, तो लगा सकते। ये भी गांधीवादी विचारधारा है, ठीक है ना। तो गांधीवादी विचारधारा क्या कहती है? तो गांधी जी कहते हैं कि भाई भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो वो कहता है कुटीर उद्योग को प्रमोट करो, शराब पे बैन लगाओ, जानवरों को मत मारो, दुधारी पशुओं को मत मारो,
है ना, गाँव को प्रमोट करो। देखो जब देश आजाद हो गया तो दो प्रकार की विचारधाराएं थी। नेहरू चाहते थे कि भाई बच्चे साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले और डिग्री होल्डर करें, लेकिन गांधीयन विचारधारा ये कहती थी कि बच्चों को स्किल आना चाहिए, कुटीर आना चाहिए। स्किल कैसा, जैसे भाई ने कल को ड्राइविंग लाइसेंस अपना कंप्लीट किया तो कहा कि वो वाले आ गए थे, कौन, कंपनी वाले आ गए थे, प्लेसमेंट दे रहे थे, तो चाहे जो भी दे रहे थे तो हाथों हाथ एक जॉब तो मिली ना। कल को आपको पता नहीं ट्रक वालों की सैलरी कितनी, सुनोगे जाओगे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी कमा लेते हैं लोग, ठीक है ना। 48 क की बात करते गए, पर्यावरण वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, ठीक है ना, और ना करे तो ना करे, जैसे तेलंगाना में नहीं कर रही थी, ठीक है ना। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। आगे आर्टिकल 50 क्या कह रहा है आपका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। कार्यपालिका क्या होता है, सरकार का काम करना कार्यपालिका, और जुडिशरी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या हमारा न्यायपालिका है। इसको, इसमें कोई दिक्कत ना आने दे। आर्टिकल 51 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता सुलझा देना, और इसके तहत भारत यूएनओ का सदस्य बन गया है, ठीक है ना। इसी के थ्रू ये, इसका मतलब ये इंटरनेशनल पीस मेंटेन रहे इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने जो पढ़ी वो कुछ है, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। डीपीएसपी हमने कहां से कहां तक पढ़ा, 36 से लेके 51 तक, 37 से 51 तक, 36 से था, मैंने 36वां नहीं कराया था। सुनो तो सही मेरी बात ध्यान से, ये जो डीपीएसपी आप पढ़ रहे हो ना, इसमें कुछ विचारधारा कौन सी है, गांधीवादी। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 40, 43, 46, 47, और अब आप देख लो आर्टिकल 40 क्या था वैसे, ग्राम पंचायत का, तो गांव में आत्मा बस्ती मैंने कहा था। आर्टिकल 43 क्या था आपका, महिलाओं के लिए था, 9 से कुछ था ना, मजदूरों के लिए था, मजदूरों के लिए है ना, वेतन मिलेगा एटलीस्ट। और क्या था आपका 46 क्या है आपका, 43 खा तो वही होगा यार, कुछ खा को छोड़ दो। 46 क्या था पहले ये बताओ, SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 क्या कहता है आपका, सरकार जो है ना पोषक युक्त तत्व देगा ना भाई, न्यूट्रिशन फूड दे। और 48 क्या था आपका, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करे, ये वो था। लेकिन एक विचारधारा कौन सी हमारी, समाजवादी। समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है, समाज से रिलेटेड, समाज का कल्याण हो, ठीक है ना। इसमें आर्टिकल 38 है गाइस, 38 में हमने क्या पढ़ा था लेकिन, अच्छा 38 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। 39 में क्या पढ़ा, कोई बात नहीं। 39 में क्या पढ़ा, सुनो सुनो, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी जो व्यवस्था होती है ना भाई, इसका मतलब होता है सरकार ऐसी सुविधा जो जो पूरे सबके लिए, जैसे निःशुल्क कानूनी सहायता है ना, 39 का में हमने पढ़ा निःशुल्क सहायता। तो ऐसा थोड़ी कि इनको दूंगा उनको नहीं दूंगा मैं, तो सबके लिए हो वो, ऐसी कोई पब्लिक की चीज जो सबके लिए फ्री हो, ऐसा समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो निःशुल्क कानूनी सहायता था आपका, है ना। इसके अलावा आर्टिकल 41 हमने पढ़ा था, क्या था 41, महिला नहीं थी वो, आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब कुछ था। तो ये भी पब्लिक सर्विस ही है एक तरह से, तो ये ध्यान रखना आप लोग ये सब। और तीसरा आपका क्या, आपका उदारवादी। उदारवादी क्या हो गया आपका, लिबरल। अब लिबरल में क्या हो गया, लिबरल में जैसे हमने पढ़ा कि भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, है ना, यूसीसी वगैरह, ये सब कुछ सारी बातें आती है इसमें। देख लो सुनो, अनुच्छेद 43 और 47, 43 और 47 वो गांधीवाद में भी है और वो समाजवाद दोनों में ही आता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 गांधीवाद और उदारवाद दोनों में ही आता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 43 से 47 कर लिया, सेम कर लिया, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आ जाओ, देखो क्या 38वां बता देता हूँ एक बार, मैं देख लूँ आप लोग।
हाँ सबके लिए इक्वालिटी ऐसा करके कह लो आप लोग। लेकिन अब देखो सुनो, ये 38 था और 39 क्या था? SC ST के लिए था क्या वो? हाँ वो ठीक ठीक, वो विकलांगों के लिए और इसके लिए। सुनो सुनो, 39 ये था समान कार्य के लिए समान वेतन, और 38 भी वैसे ही कुछ कुछ है। क्या बताया आपने? 38 अवसरों की समान, सबको लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, वैकेंसी आएगी तो सबके लिए आएगी, है ना? तो ये कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, अवसरों की समानता और समान काम के लिए समान वेतन। और फिर वही उसके बाद क्या कह रहा आपका, ये निशुल्क नहीं आर्टिकल, हाँ निशुल्क सहायता, ये अलग आ गया थोड़ा सा। अब आज जरा इसके क्वेश्चन देख लो जो आपने पढ़ा, डीपीएसपी से क्या क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य कोशिश करेगा भाई राज्य का जितना मर्जी कल्याण हो जाए। तो किसका काम है ये? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है ना? आर्टिकल 44 के थ्रू सिविल संहिता का उल्लेख है, यूसीसी का उल्लेख है। निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पे 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां बांटी थी हमने? गांधीवादी, समाजवादी और, तो कौन सी नहीं है इसमें? सत्तावादी कोई हिस्सा नहीं है सत्तावादी का, सत्तावादी जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है ना? और बताओ अनुच्छेद 44 किससे रिलेटेड है? पहला कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित, यही है। अगला देखो आप लोग, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ये डीपीएसपी में नहीं है, ये कहां पढ़ा हमने कि भारत के किस हिस्से में बढ़ सकते हैं? ये तो कहीं नहीं पढ़ा हमने भाई। स्मारकों की रक्षा थी, राज्य का काम है, हमने पढ़ा था। समान सिविल संहिता ये भी पढ़ी थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना ये भी हमने पढ़ा था। सारे हैं, ये नहीं है। अगला, भारतीय संविधान के डैश में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्यों को ग्राम पंचायत का गठन करना है, किस आर्टिकल में था? 40 में था ना? लेकिन क्या राज्य ऐसा चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, इसलिए राज्य को अभी ग्राम पंचायत पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल 243 समथिंग में बन गया। अब हर राज्य में ग्राम पंचायत है भाई। जैसे ग्राम पंचायत कहां पे होती है भाई? सुनो, सरकार जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे राजीव गांधी ने कहा था ना कि अगर सरकार 1 रुपये बेचती है या सरकार 100 रुपये बेचती है तो आम आदमी का 10 रुपये पहुंचता है। इसका कारण क्या है? बीच में करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। रेलवे में टिकटें नहीं मिलती हैं 4-4 महीने पहले, फिर भी रेलवे घाटे में क्यों है? सिर्फ करप्शन। और छोटे मोटे करप्शन तो पता चलता है, बड़े करप्शन पता ही नहीं चलते, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना आप लोग, सरकार ने जब राज्यों ने ये लागू नहीं किया तो सरकार ने इसको मैंडेटरी कर दिया। अब सुनो, देखो सुनो, 3 प्रकार की होती है गाइस, ग्राम सभा, नगर निगम, नगर पालिका, या यूं कह लो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। सबसे बड़ा क्या है? नगर निगम। यहां पे क्या है? क्योंकि आबादी 5 लाख से ज्यादा है, हाँ 5 लाख से ज्यादा। जहां पे आबादी 2 लाख से ज्यादा वहां पर नगर पालिका। जैसे जयपुर में जाओगे, कहीं और जगह जाओगे ना आप, तो नगर पालिका। और जहां पे आबादी से 20 लाख या समथिंग 20,000 समथिंग होती है, वहां पे ग्राम पंचायत इन सबका गठन होता है, ठीक है? कौन सा आर्टिकल था भाई जो स्मारकों की ऐतिहासिक महत्व को स्थान की रक्षा करता है? राज्य रक्षा करेगा ना, तो कौन सा आर्टिकल था? मेरे साथ रिकॉल करवा लो एक बार भाई। 37 हमने क्या पढ़ा था पता है कुछ? क्या हुआ, गला सूख रहा है क्या? 37 पढ़ा? अच्छा देखो सुनो, 44 क्या था? और बताओ, 41 ए भी था ना कि 39 ए था? 39 ए क्या था? विधि सहायता, है ना? वकील, फ्री में वकील मिलेगा भाई, फ्री में क्या मिलेगा? और 39 में क्या था? वेतन, समान वेतन था। और 38 में क्या था? इक्वल
हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी। और बताओ आप लोग, 37 क्या था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। पहले तो शुरुआत तो यही से होगी ना कि आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तो डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती 36, हाँ 36 भी होगा राज्य, बिल्कुल सही बात है भाई, राज्य की परिभाषा। 40 क्या आपका ग्राम पंचायत हो गया। 41 क्या था, देखो सुनो, द म न, द का मतलब क्या हो गया आपका, कौन सी था? दमन से था ना 41 42 43, कोई हाँ सरकार से था। कोई वृद्धा पेंशन पा रहा है, कोई हाँ कोई विकलांगों का पेंशन पा रहा है, कोई आपका कोई और पेंशन पा रहा है तो वो आ सकता है। 42 में क्या आपका महिलाओं के लिए है ना भाई, प्रसूति सहायता, और आपका मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस। तो भाई ये हो गया हमारा 41, क्या हो गया हमारा पेंशन है ना भाई, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता है ना। मैटरनिटी लीव हो गया हमारा महिलाओं के लिए। और ये क्या था आपका, हाँ मिनिमम मजदूरी मिलेगी आपको है ना भाई, मनरेगा जैसी स्कीम चलाती है गवर्नमेंट इसमें। अब 45 में क्या पढ़ा हमें, 45 में था ये, 45 में था ये। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है 45 में, 6 से कम वर्ष है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा। तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए स्वास्थ्य हो गया, बच्चों की बात करिए मतलब क्या है ना भाई। अच्छा इसमें क्या है, रिजर्वेशन देंगे ना भाई, अलग से रिजर्वेशन, ठीक है। ये गवर्नमेंट का फीचर है तो इसके लिए गवर्नमेंट बाध्य तो नहीं है, लेकिन क्या गवर्नमेंट की हिम्मत है कि हटा देगी क्या, नहीं हटा सी नहीं। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे देखो नहीं सुनो तो सही मेरी बात, आपको याद है गवर्नमेंट नहीं हटाएगी कभी, क्योंकि ये पॉलिटिकल भी है। कौन गवर्नमेंट रिस्क लेगी, और जो रिस्क लेगी क्या उसको फिर वोट मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल इंस्पायर्ड भी है ये, जैसे गवर्नमेंट नहीं हटाएगी। अगर कभी कोई भसड़ होती है तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की तरफ से ही भसड़ हो सकती है, और न्यायालय तो तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट है, उसको डर लगता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर ढूंढ रहे थे ना ये लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज, एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर की बात चल रही है। यानी एससी कैटेगरी मान के चलो, ये एससी कैटेगरी से हैं और इनकी 3 पीढ़ियां आईएएस हैं, इनके पिताजी भी, इनके दादाजी भी, इनके दादाजी भी, मतलब ये खूब एसएससी एससी का जो है वो कैटेगरी का फायदा ले रहे हैं। लेकिन गांव में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि आगे नहीं उभर पा रहा, क्योंकि उसको उभरने लायक पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं कि वो सेंटर पे आके पेपर दे सके, ऐसा कुछ वो कहानी है। तो इस पर क्रीमी लेयर का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं 47 की गाइज। 47 क्या था हमारा, 47 क्या है भाई, 40 हाँ पोषक तत्व वाला, यस है। 48 है आपका कृषि पशुपालन, और 48 का आपका पर्यावरण, ठीक है ना। ये आपका क्या पोषक, ये था क्या, हाँ ना मिड डे मील टाइप का कुछ, हाँ। 48 क्या था आपका पर्यावरण था ना शायद, और 48 का क्या था, अड़तालीस का आ गए पर्यावरण और वन्यों की रक्षा करना। 47 नहीं पड़ा इसमें, इसमें ना प्रतिबंध भी है 47 में जो है ना, हाँ 47 में क्या आपका, ये मिड डे मील के अलावा गाइस देखो सरकार आपको न्यूट्रिशन भी दे रही है, साथ में कह रही है नशा क्या करो छोड़ दो आप लोग, तो शराब पे प्रतिबंध लगा सकती है ना। तो ये सब कुछ, तो शराब पे प्रतिबंध इसी के थ्रू लगता है, ठीक है। 48 का आपकी बात करते हैं गाइस, 48, हाँ 48 का की अगर हम बात करें गाइस, तो पर्यावरण और वन्य जीव की वो करना, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना, और ये 48 में था पर्यावरण और सुधार हुआ ना भाई, इसमें नॉर्मल पर्यावरण था शायद, और ये राष्ट्रीय स्मारक था, ये अलग करना, और आपका ये 51 क्या था आपका इंडस्ट्रियल पे, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा आपका,
है ना भाई, कि भाई ऐतिहासिक स्मारकों को क्या कर देना, संरक्षित करना, वो किसका काम है सर, डीपीएसपी का काम है ना भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। 43 भाई, ये पढ़ा है क्या 43 भी पढ़ा है मैंने, पढ़ा तो था मैंने शायद। अच्छा खा पढ़ा तो था। मैंने आपको बोला कि वो है 43A पढ़ा है गाइस, 43। अच्छा सुनो सुनो, चलो हमें मान लिया नहीं पढ़ा, 43A तो लिखा है ना मैंने, किससे रिलेटेड लिखा है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, तो ये लेबर से रिलेटेड है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है 43 खा भी कुछ ऐसा ही होगा, और 43 भी देख लो एक बार, सेम वही मजदूरी की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 43 में लेबर मजदूरी इन्हीं सब की बातें हो रही होंगी, अगर नहीं पढ़ा तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा आपका ये क्वेश्चन था हमारा, ये वाला 43 का। अब देखो सुनो क्या हो सकता है आपका, मेरे हिसाब से शायद यही होना चाहिए शायद, या फिर सी ऑप्शन भी हो सकता है, मे भी, रुको एक बार कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 43B, सी है सहकारी कोऑपरेटिव लिखा हुआ है। तो फिर कॉप इसको लेकर सरकार ने एक यूनिवर्सिटी भी खोली अभी रिसेंट में। 1978 के 44वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की मूल सूची में कितने निर्देशक तत्वों को संशोधित किया गया है? 3। एक ही पढ़ा था क्या हमने इसका, पीछे पढ़ा भी था हमने 42 का 44वां, एक ही ऑप्शन है इसका। इसमें कितने क्या क्या हुआ था ये भी बताता हूँ मैं आपको। आर्थिक असमानता पे काम करना, आर्थिक असमानता मतलब कि नहीं नहीं, जैसे मान के चलो, जैसे ईडब्ल्यूएस क्या आरक्षण दे दिया, आर्थिक मतलब समझ रहे हो, पैसे से रिलेटेड, तो जनरल कैटेगरी का होने के बाद भी अगर वो फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो उसको आर्थिक रूप से सहायता, या किसी को भी सहायता दे देना। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, और देखो आप लोग, कितने निर्देशक तत्व तो जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट इसका आंसर लिख लेना सब लोग, 4 कितने जोड़े गए, कौन कौन से जोड़े गए वो भी देख लेना आप लोग। एक है आपका 39F जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया 39A, फिर एक जोड़ा गया 43A, फिर एक जोड़ा गया 48A। 39F क्या पता है, बालकों का स्वास्थ्य, बच्चों का, इससे रिलेटेड जोड़ा गया एक चीज। 39F, अरे बहुत है ये, एक ही में 39 में 50 मिलेंगे आपको, ABCD जेड तक चला जाएगा। हाँ AAA, अगर वो भी खत्म होगा तो ए के बाद एक और ए आ जाएगा, 39AA आ जाएगा, 39AB आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 38A जो है गाइस आपका, ये गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, ये तो हमने किया था, 39A है शायद ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, गरीबों को निःशुल्क सहायता, फ्री वकील, हाँ भाई, ठीक है ना। तो फ्री वकील 43A क्या था आपका, उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी पढ़ा था हमने। और 48A जो है आपका, ये क्या आपका, पर्यावरण की रक्षा में सुधार। तो ये दो तो हमने पढ़े थे, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 42वें में और 44वें में एक, ठीक है ना। कौन, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यही तो विशेषता उसकी, कि राज्य को कोई टेंशन ही नहीं है, वरना उसकी एक टेंशन ये भी हो जाती है कि एक तो लोगों को फ्री में करो, ऊपर से कानून का भी झेलो प्रॉब्लम,
समझ रहे हो कि भाई ये तो दे नहीं पा रहा, अब उसको कोर्ट ने पकड़ लिया, उसको कोर्ट तो पकड़ सकती है ना, वो चीज़ है। तो इसका आंसर है लागू नहीं कर सकते, उसको न्यायालय में फ्री हैं ये लोग। अगला बताओ, ये बताओ बढ़िया सवाल एकदम, केस दे करके सवाल पूछा हुआ है। बताओ बताओ 41 में क्या था भाई? मजदूरों के लिए कौन से आर्टिकल में बात चल रही थी? तो फिर क्या होगा इसका आंसर? भाई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो काम में मजदूरों की एंट्री है, तो फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा इसका, है ना भाई? ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है रेस्टोरेंट एक्स और वाई रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में काम करते हैं, है ना भाई? एक्स और वाई क्या है? किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर है, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिल रहा है, तो डीपीएसपी का कौन सा उल्लंघन हो रहा है? हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, प्राइवेट में तो ऐसा होता ही है, जितने पे आपसे बात होगी इतने पे काम करना, करना तो करें तो कोई बात नहीं, है ना? तो प्राइवेट में बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को पकड़ पाना सरकार के लिए, क्योंकि भाई हमारा एग्रीमेंट पहले ही हो गया था, पैसे की कितनी सैलरी लोगे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती, सेम पोस्ट के लिए हायर कर रहे हो तो सेम सैलरी देंगे फिर वो, ठीक है ना? तो ये समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा आपका, 39 था। और बताओ आप लोग। गांधी जी का मन कहाँ लगता था? गांव में। तो ग्राम राज्य से राम राज्य लाने की प्रवृत्ति थी उनकी, है ना? तो ग्राम पंचायतों का गठन वो करना चाहते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, और बताओ इसके अलावा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय शांति आखिरी है ये 51 के, तो क्या है आपका मौलिक? और बताओ। मुफ्त कानूनी सहायता, बता रहा हूं कि मैं बताऊं तो मुझे भी याद हो गया यार। तो शकल देख के पता चल रहा है आर्टिकल देख के पता चल रहा है कि डीपीएसपी में कौन सा वाला हिस्सा होगा। 36 से 51 के बीच में एक ही आर्टिकल है, बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी है। कह रहे संविधान का कौन सा राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है ना भाई? अब ऑप्शन देख लो आप लोग, नियर बाई क्या आपका है ना? 50 में क्या था वैसे? यही था, सेम ही था, यही था। बस खत्म, और क्या है ना भाई? अब आगे की बात करते हैं किसकी? फंडामेंटल। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन आज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई इसे कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया है। कहां से लिया गया है भाई? हमने देखा कि रूस के लोग जो है अपने कर्तव्यों के लिए बड़े ही वो हैं। तो किसने कहा? देखो, क्या ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा थे? नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है? और किसने जोड़ा इसको? इंदिरा गांधी ने जोड़ा। किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन 1900। और हमारे संविधान में कोई भी चीज ऐसी नहीं मुंह उठा के अरे जोड़ दो भाई, जोड़ दो, ऐसा सीन नहीं होता है। पहले कमेटी बनेगी, कमेटी का जो जज होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, है ना? तो एक कमेटी बनी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, तो उन्हीं की सिफारिश पे, ये जज थे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर। तो उन्होंने कहा कि भाई 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे रूस से, ठीक है ना? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे संविधान का भाग 4 का में रखा गया, 51 का। ये भी सरकार की समस्या है कि रखे कहाँ? संविधान में कहीं भी नहीं रख सकते आप, बड़े सिस्टमैटिक वे में रखा जाएगा कि सबसे पहले जमीन का निर्धारण हुआ, फिर नागरिकता का निर्धारण हुआ, फिर आपको मौलिक अधिकार दिए गए, फिर सरकार ने कहा टेंशन मत, तो फ्री बिजली भी देंगे, फ्री पानी भी देंगे, मौलिक कर्तव्य का ये डीपीएसपी भी दिया गया। फिर इतना कुछ देने के बाद कहा कि भाई आप भी तो कुछ दो, तो आपसे मौलिक कर्तव्य लिए गए। उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, कार्यपालिका, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, फलाना फलाना। तो उधर तो रख नहीं सकते थे, यही सही था। जितना ये लेने देने का हमारा और राज्य का और आप लोगों का था वो सारा हमने स्टार्टिंग में ही रख लिया है, इसलिए 51 का में रखा है। भविष्य मान लो कोई ऐसी चीज और ऐसी आती है तो वो 51 का के बाद ही ऐड ऑन होगी, ये बता दूं आपको। आगे नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में गाइज 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया शिक्षा संबंधित, ठीक है ना?
तो मूल संविधान में कितने थे भाई ये 10, और वर्तमान में टोटल का कितने ये 11। एक जोड़ा गया क्या शिक्षा का अधिकार, और ये कब जोड़ा गया 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता। ठीक है ना, तो ये ऐसा कानून है बच्चों को लेकर के जो कि सरकार ने अलग से डीपीएस में भी रखा है। आर्टिकल 43 था ना भाई महिलाओं के लिए, नहीं 42 में था, है ना भाई, हाँ 42 में था। ठीक है, तो महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं से बच्चों का जन्म होगा, बच्चे जो देश का भविष्य है, तो सरकार उसके पास सेंसिटिव है। सरकार कह रही है बच्चे इस देश का भविष्य है, तो 3 जगह पर रखा, मौलिक अधिकार में भी रख दिया, डीपीएसपी में भी दे दिया, और पेरेंट्स को भी कह दिया कि भाई आप भी भेजो, तो 3 जगह रखा हुआ है। ठीक है ना, ये चीज है। और 3 जगह में से गाइस एक जगह पे उनको कानूनी अधिकार मिल जाता है, मौलिक अधिकार में, क्योंकि अगर सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फूड और एजुकेशन नहीं दे रही है तो कोई उन पे केस, पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं तो भी उन पे मुकदमा, लेकिन अगर किसी ने रोक दिया तो दिक्कत है, फिर तो मुकदमा होगा। ठीक है ना, वो चीज है। तो 6 वर्ष ये हो गया हमारा। अच्छा, इस प्रकार भारत संविधान में टोटल 11 मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, ये पढ़ी चुके हैं हम लोग। अच्छा, कौन कौन से होते हैं भाई, आज देखो सुनो। पहला, हमारे 11 है टोटल है भाई। पहला क्या कह रहा है आपका कि संविधान पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है ना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं, है ना, जैसे बड़े बड़े आदर्श, जैसे भगत सिंह, जैसे महात्मा गांधी। ठीक है ना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता आज तो बनी रही है। ठीक है, ठीक है ना, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आए। अगर सरकार ने कहा कि भाई अब लड़ाई होगी, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसका कि घर का बच्चा पार्टिसिपेट करे युद्ध में, तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है ना, भारत के सभी लोगों से समरसत्ता और समान भाईचारे की भावना, ठीक है ना, फुल भाईचारा है। ठीक है ना। अच्छा सुनो सही, धर्म, भाषा, प्रवेश, वर्ग आदि का भेदभाव से परे रहें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और क्या कह रहा है आपका, हमारे सामरिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा को समझें और इसको फॉलो अप करें। प्रकृति, पर्यावरण, वन्य, झील, नदी आदि को गंदा ना करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। वैज्ञानिक मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए। घर में एसी चला, मेरी वाइफ ने कहा सर ये पानी क्यों नहीं गिर रहा, मैंने पानी अभी, अच्छा अभी 10 दिन पहले ड्राई वेदर था, गला सूख रहा था बार बार और तबीयत भी सही चल रही थी, पूरा ड्राई वेदर था। ये जो एसी से पानी गिर रहा है क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, और इससे जो वाटर वेपर निकल रहा है, पसीने से जो वाटर वेपर, ये सारा कुछ है वो पानी। तो ड्राई वेदर था तो रूम के अंदर बिल्कुल वाटर वेपर था ही नहीं, तो पानी नहीं निकल रहा था, अब पानी वापस से निकलना चालू हो गया है। ठीक है ना, तो किस चीज के पीछे क्या दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक। ऐसा नहीं कि एसी खराब हो गया फिर उसको बुलाओ फिर उसको बुलाओ, तो हर चीज के पीछे क्यों हो रहा है इसका लॉजिक हमें रखना चाहिए। ठीक है, मानववाद, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान डेवलप करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, सब चीजें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा ना करें। ठीक है, ये सब तो आप कूट के बताओ सब। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष को बढ़ावा दें। ठीक है ना, जिससे राष्ट्र स्तर, ये वाला जोड़ा गया 14 वर्ष तक के बच्चों को अवसर। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर है ना भाई। चलो आ जाओ, भूलोगे तो नहीं ना, तो एक बार और रिकॉल करा दो बस। आर्टिकल 36 में किसकी परिभाषा है, राज्य की। आर्टिकल 37 में क्या कह रहा है कि डीपीएसपी को किसमें चुनौती नहीं दे सकते हम लोग, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। आर्टिकल 38 में क्या कह रहा भाई, हाँ न्यायालय के बाध्यकारी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 38 क्या कह रहा भाई, फिर भूल गए यार। आर्टिकल 38 अफसरों की समानता थी।
38 समान काम के लिए समान वेतन, अवसरों की समानता कह लो आप लोग, अवसरों की समानता ना भाई। और 38 ए भी तो था ना भाई, सेम काम के लिए सेम सैलरी, ठीक है ना। उसके अलावा भाई 39 की बात कर रहे हैं, पेंशन नहीं था सर, हाँ वित्तीय सहायता, सरकार जिसको चाहे फाइनेंशियल एड दे सकती है। अच्छा वित्तीय सहायता में और क्या दे सकती है? मान लो किसी आर्मी, इंडियन आर्मी के जवान की डेथ हो जाती है, या एयरफोर्स में, जैसे अभी हरियाणा के एक युवक की जान चली गई ना मिग विमान में, तो राज्य सरकार चाहे तो उसको 1 करोड़, जैसे केजरीवाल की एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वो 1 करोड़ रुपए जरूर देता था। 1 करोड़ रुपए ठीक ठाक अमाउंट है, मुझे लगता है इसका मिलना चाहिए। अगर किसी की, चाहे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी की डेथ हो जाए किसी कारणवश, या किसी कारणवश, भाई एक से एक बहादुर है, ऐसी बात नहीं है, मिलते हैं केसेस, आप पढ़ोगे तो पता। अभी तो आप, मुझे मैं बताता हूँ क्या सीन होने वाला है। जिस दिन आप लोग इस संस्था से जुड़ जाओगे ना, उस दिन आप लोग, अब तब आपको पता चला ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है, तब पता चला यूनिटी क्या चीज होती है। तो जब कनाट प्लेस में किसी दिल्ली पुलिस का अधिकारी कोई मरेगा ना, तो आप श्रद्धांजलि का फोटो लगा रहे होगे, लगाते हैं, मैं देखता हूँ, समझ लो, और यूनिटी पूरी रहती है। 2017 में जब एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा सर टेंशन, मतलब फुल कोऑपरेशन है पुलिस का। मैंने तो ऑपरेशन तो कुछ नहीं भाई, एसएचओ तो गालियां बक रहा था स्टूडेंट्स को, है ना, मैंने ऐसे बोल दिया। वो सपोर्ट दिखा रहा था, यूनिटी दिखा रहा था, मैंने जो सच्चाई थी वो बता दी, वो चीज़ है। लेकिन जैसे आप संस्था से जुड़ोगे तो संस्था की बात करोगे, फिर आप संस्था की बात करोगे, कभी भी वैसे बात नहीं करोगे ऑन द ऑफ द वे। तो जैसे देखता हूँ मैं, कई बंदे ऐसे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी खास बात है यहाँ से, कोई 15 बैच का पढ़ा हुआ है इस इंस्टीट्यूट से दिल्ली पुलिस में, कोई 23 बैच का पढ़ा हुआ है, लेकिन जब ये लग जाएंगे ना, आप लोग 24-25 के लोगोगे, जो भी लोगोगे, जब लगने के बाद जब कभी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी आप देखोगे सेम ग्रुप में मैसेज आ रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये निखिल जो लगा अभी लास्ट बैच से, तो 15 बैच का एक मेरा नोन था, एक और गिरिराज नाम था, है ना। तो उन दोनों की पोस्टिंग यहाँ बी ब्लॉक पे हुई, बी ब्लॉक जो है ना, रेड लाइट, ये यहाँ पे हुई। तो बातों बातों में उनको पता चला कि दोनों सेम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं। ऐसा भी मिलेंगे आपको इन भविष्य में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन संस्था के लिए डेलीगेशन, जैसा भी कह रहा हूँ ना, संस्था के लिए डेलीगेशन होता रहता है। जैसे ये बंदे, जैसे कुछ पुलिस वालों को कुछ होता है ना, तुरंत उसके खिलाफ आवाज़, वॉइस रेज करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको अधिकार तो नहीं दे रखा है, ये प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते, याद है ना, इनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लेकिन बोल तो सकते ही हैं, तो बोलते हैं, ठीक है ना। 39 ए भी था क्या? 39 ए भी था, वकील, फ्री में वकील भाई, है ना भाई। और क्या था भाई? 40 ग्राम पंचायत था, ठीक है भाई, मान लिया। 41, 42 और मन 42 का भी था, 42 का में क्या था, है ना। 41 में क्या था? तो सरकारी सहायता यहाँ लिख दी तुमने, वित्तीय सहायता। ये 39 तो यार उसके लिए था, ये सही नहीं लग रहा मुझे। क्या 44 में? 39 में जो है ना, 39 में गाइस ये नहीं था, 39 में ये था, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सुनो, ये रहा, समान काम के लिए समान वेतन है। 38 में क्या है? समानता का अधिकार, समान मतलब कि, हाँ। और 39 में क्या है? समान काम के लिए, हाँ, ये वित्तीय समानता सैलरी वाइज है। और वो जो देख रहे हो आप लोग, कौन सा आर्टिकल कौन सा बोला मैंने अभी? 41, सरकारी सहायता है ना, विकलांग और विधवाओं को सहायता वगैरह, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एड सरकार की तरफ से। 42 में क्या था भाई? 42 ए में क्या था फिर? 42 ए में था या 42 में था? 42 में था गाली गाइस, प्रसूति, है ना, मैटरनिटी लीव, ए वाला नहीं था हमारा। 43 में क्या था आपका? हाँ, मिनिमम वेजेस, मनरेगा वगैरह। 44 में क्या था भाई? यूसीसी था। 45 में क्या था भाई? बच्चों को, तुम लोग एक काम करो, एक पेज पे सारे आर्टिकल लिख लो और 10 दिन कंटिन्यू ऐसे फोकस करके लिखते रहो। जब पहले याद करो, नहीं याद आ रहा तो देख के लिख लो, पूरे आर्टिकल याद होगा, संविधान की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है ना। बच्चों को सहायता था इसमें 45 में। 46 में क्या था? हाँ, SC ST OBC के लिए, है ना भाई।
47 में क्या था? कह रहा मिड डे मील ले लो। 48 में क्या है? इसी में ही है मिड डे मील। मिड डे मील देंगे, न्यूट्रिशियस फूड देंगे और साथ में दारू और शराब लेंगे, सरकार पिएगी। ठीक है। 48 में क्या था? 4 का डबल 8। पर्यावरण, पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तभी तो सरकार नहीं कर रही है। चीकू के, तुम्हें लग रहा चीकू फल जाएंगे भाई? 48 आपका कृषि पशुपालन दुधारू पशुओं का है ना? हाँ, वो ग्राम वो पशुपालन एक्चुअली ऐसा बोलो, मतलब पशुओं पशुवध ना करना है ना भाई। 49 में क्या था? 49 में क्या था? इमारतों की रक्षा कौन करेगी? हम कौन से आर्टिकल के थ्रू करेंगे? 51A के थ्रू करेंगे। ठीक है। 50 में क्या था? कार्यपालिका ग्राम पालिका अलग अलग। 51 में क्या था? 51 सिर्फ 51 पीस, इंटरनेशनल भी यूएनओ के सदस्य है। ऐसे गाइस 51A में क्या है? ऐसे 51 आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति, इस देश में राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 में क्या? ऐसे बोलते 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 संविधान खत्म कर देंगे, समझ रहा? और ये तब ये याद अगर हो गया ना, सेट हो गया दिमाग में, तो पॉलिटी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी फिर। ठीक है ना? अगर ये एग्जाम पॉलिटी का सेक्शन आपके एग्जाम में टफ आता है तो दो ही कारण है, या तो अमेंडमेंट या आर्टिकल, क्योंकि नंबर याद होते नहीं है, कहानियां याद रह जाती हैं, वही वाली बात है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले भाई हम लोग राष्ट्रपति। आर्टिकल का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग अब, ठीक है ना? कहाँ है प्रेसिडेंट? भाई राष्ट्रपति से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि हेड ऑफ द कंट्री है। या यूं कह लो हेड ऑफ द स्टेट है। क्या है? स्टेट मतलब क्या होता है भाई हिंदी में? स्टेट को मतलब क्या होता है? राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है गाइस, सबको पता है? सुनो तो सही। राज्य शब्द सबसे पहले किसने दिया? मैकियावेली ने। किसने दिया? मैकियावेली ने किताब लिखी थी भाई, द प्रिंस। क्या किताब लिखी थी? उस किताब द प्रिंसिपिया, ऐसे वो लोग लिखते हैं, ग्रीक में लिखते थे ना, तो प्रिंसिपिया लिखते थे, प्रिंस नहीं लिखते थे। प्रिंस से याद कर लेना। तो द प्रिंस में पहली बार इस राज्य का जिक्र है। पहले गाइस ध्यान रखना, पहले के जमाने में राज्य का मतलब देश ही होता था, लेकिन अब देश अलग बन गया और राज्य उसके अंदर आ गया है। ठीक है। अब बात करते हैं किसके? भारत के राष्ट्रपति। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति की। तो भाई कहां से लिया हमने ये पद? फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम अमेरिका। और क्या क्या कहना चाह रहा है ये और देखो आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद एक राष्ट्रपति क्या आपका अच्छा, इसके जो शक्तियां है गाइज वो कहां से लिया हमने? मतलब पद हमने लिया अमेरिका से और शक्तियां लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से। और क्या कह रहा है आपका? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ऑफिशियल हेड होता है, और पहला नागरिक भी होता है। आर्टिकल 52 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है गाइज। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इतना कह गए, आर्टिकल 52 में क्विट कर दिया हमने। अब उसका क्या प्रोसेस है तो देखो सुनो। अच्छा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होगा, उसकी योग्यता क्या होगी भाई? तो उसके योग्यता जो है ना गाइज 58 में लिखी हुई है आपका, क्या कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसकी होनी चाहिए, मतलब वो लोकसभा का चुनाव लड़े तो जीत जाए, इतनी योग्यता उसके अंदर हो, या सपोर्ट करें लोग उसको। अच्छा, किसी लाभ के पद पे ना हो, लास्ट में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है ना, किसमें निहित होती है पता है आपको? पूरा सेंट्रल का हेड होता है वो, लेकिन आपको पता है कि वो जो हेड होता है गाइज वो एक नाम मात्र का हेड होता है। एक्चुअल हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना। रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होता है? इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का हेड कौन होगा?
लेकिन ये जो आप देखते हो ना CISF ITBP, इन सब का हेड नहीं है। इन सब का हेड कौन है? कौन है इसका ऑर्डर, कौन है इसका हेड? होम मिनिस्टर। आए वक्त सवाल है ये, फंसाने वाला सवाल। ऑप्शन में देखा डिफेंस मिनिस्टर, तुम फंस जाओगे, तुम मुंह में आ जाओगे। डिफेंस मिनिस्टर नहीं है हमारे देश में, डिफेंस मिनिस्टर का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली पुलिस भी होम है, हाँ सभी निमोने अभी भी अमित है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुना आप लोग, क्या बोला मैंने कहा कि किसकी बात कर रहा है, ये जो CISF वगैरह आप देख रहे हो, इसका ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और जो आर्म फोर्सेस है वो राष्ट्रपति के अंदर आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर का काम क्या है कि भाई एरोप्लेन खरीदा तो नींबू नारियल रख दे उसके नीचे, ऐसा कुछ काम कर दे। कुछ खास विशेष रोल है ही नहीं, वाकई नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब इस देश में ना किसको क्या मंत्रालय मिला है, इससे पता चल जाएगा कि कितनी इज्जत होने वाली है, ठीक है ना। अगर राजनाथ सिंह को कुछ और दे देते ना, जैसे रेलवे देते, फाइनेंस देते, तो शायद काम बढ़िया हो जाता। बढ़िया क्या होता मतलब उसका तो जो होता वो होता, उसकी मतलब उसकी इज्जत उसको लोग जानते, उसकी बात करते, है ना भाई। क्योंकि एक आधा ट्रेन का एक्सीडेंट होता लोग किसको गालियां देते फिर? राजनाथ सिंह को गालियां देते, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं, आर्टिकल 53। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और रक्षा बलों का प्रमुख भी कौन होता है? अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की गाइज, राष्ट्रपति के। तो ध्यान रखना गाइज, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है गाइज, उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है उसके लिए? इलेक्टोरल कॉलेज होता है, हाँ इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुना आप लोग, इसमें आपका संसद के दोनों सदन, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है ना, 28 राज्यों की विधानसभा इंक्लूडिंग दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, है ना भाई। 28 राज्यों की विधानसभा इंक्लूडिंग दिल्ली और पुदुचेरी, है ना। इन सब के निर्वाचित सदस्य बोले तो इनमें वो लोग भी तो बैठे थे जो निर्वाचित नहीं है भाई। जैसे कि राष्ट्रपति ने 12 लोगों को भेज दिया जो कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र से हैं, हालांकि वो हमने हटा दिया, अब 106वां अमेंडमेंट कर दिया है और इस पद को हमने खत्म कर दिया है। किसको? एंग्लो इंडियन वाले को, इसको नहीं, कला विज्ञान वालों को नहीं। 104 आई थिंक, मैं भी देख लें, हाँ, तो वो हटा दिया हमने, तो वो भी निर्वाचित नहीं है। यानी राष्ट्रपति भवन, संसद में और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो बैठा हुआ है वो इलेक्शन लड़के नहीं गया हुआ है, तो वो वोट नहीं डाल सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में वही वोट डालेगा जो खुद चुनाव लड़के आया, सीधी सी बात है। अच्छा, वो वोट क्यों नहीं डालेगा भाई? क्योंकि वो जो एंग्लो इंडियन है और वो जो 12 लोग हैं जो चुनाव, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र से जो आते हैं, वो क्यों नहीं वोट डालेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति खुद उनको चुनता है। तो जब राष्ट्रपति ने उनको फेवर किया तो वो भी राष्ट्रपति को फेवर कर सकते हैं। इस मैटर पे उनको कभी मौका नहीं दिया कि भाई तुम मत डरो, तुम तो, है ना भाई, बिक गई है गवर्नमेंट, वो वाली बात हो जाती है। हाँ, विधान परिषद उसमें भी निर्वाचित सेम चीज है। विधान परिषद नहीं, हाँ विधान परिषद नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, सुनो तो भाई, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन, अच्छा देखो सुनो, राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 क्या है हमारे देश में? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यता, यही था ना। कार्यपालिका, क्या कार्यपालिका भाई? अच्छा सॉरी, आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति होगा और उसकी योग्यता 58 में है। 53 के, चलो 58 को साइड करो, 53 की बात करते हैं गाइस। आर्टिकल 53 में क्या कर आपका? संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका? आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का चुनाव होगा भाई। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करेंगे बाद में, पहले और बात कर लेते हैं, सुनो। आर्टिकल, अब बात करते हैं किसकी? आर्टिकल, चुनाव आगे बात करेंगे, बात 55 कहां चला गया? ये वाला क्या कह रहा है इसमें? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप लोग, सुनो 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 सुनो। आर्टिकल 52 ये कह रहा भाई कि एक राष्ट्रपति होगा, है ना भाई। आर्टिकल 53 क्या कह रहा भाई? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, एग्जीक्यूटिव हेड है ये, है ना, पावर की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, और आर्टिकल 55 चुनाव की प्रक्रिया,
चुनाव की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट अब बात करते गए 56-57 शायद कुछ खास नहीं है आई थिंक, लेकिन कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 56 है, 57 है, 58 है, यही है ना। योग्यता 58 में, चलो ये भी लिखी दो, कोई बात नहीं। भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का निर्वाचित होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यही तो बात है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं 56 और है कहीं कि नहीं मेरे पास, आगे है ये रहा 56 गई। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में क्या आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 57 की बात करते हैं, पता नहीं है कि नहीं, शायद नहीं है, थी कहाँ है, ये रहा। पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होना, है ना भाई। हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, जितनी मर्जी बार। अमेरिका में 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, 2 बार के बाद वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये पुनः निर्वाचन है, ये क्या आपका री इलेक्टेड। 59 पे क्या आपका 59 पे, 59 पे कुछ है क्या। राष्ट्रपति के पदों की शर्तें, कैसी शर्तें भाई, भाई टैक्स फ्री सैलरी है पूरी इंडिया में, आपकी सैलरी कटेगी। भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अगर 50,000 मानूं तो 1 साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया, है ना। और जनवरी के डबल सैलरी मिलती है तो 6.5 लाख हो गया, और कुछ मिलेगा एक्सेस, सैलरी बढ़ेगी भी तो सही ना। ये तो स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, 23 के बैच वालों को 50,000 मिल रहे हैं। आज से 5-7 साल बाद आपकी सैलरी पहुंचेगी 70-80 हज़ार, जब कांस्टेबल की सैलरी, मतलब पद आपका उतना ही रहेगा, सैलरी हर साल बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आपका टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम 1000, 2000, 2500 ऐसे ही बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा वो तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई और हो, हमें नहीं देना। बस आप लोग से उम्मीद है कि फीस आप लोग कैश में दीजिए। तुम लोग, मैं पिछले 2-3 महीने से नोटिस कर रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चों की फीस ना अब ऑनलाइन आने लग गई है, ठीक है ना। तो मैं सरकार की नज़र में गरीब रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। बीपीएल कार्ड भी तो है। चलो कोई बात नहीं, टैक्सेबल, लेकिन राष्ट्रपति की कोई वो नहीं है, कोई कलेक्टर कोई बाबू हो, सबकी कटेगी सैलरी, है 5 लाख सैलरी है। और इस अभी कौन है राष्ट्रपति, कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू, है ना भाई, ठीक है ना। उससे पहले कौन था, उस रामनाथ कोविंद एक दिन एक उसमें कह रहा था, बातें नहीं करो, रामनाथ कोविंद एक दिन कह रहे राष्ट्रपति की सैलरी में होता ही क्या है, रामनाथ कोविंद। जबकि सुनो तो सही, राष्ट्रपति 59 क्या है, सैलरी से रिलेटेड है ना, यही है ना पद की शर्तें, कोई बात नहीं। तो पद की शर्तों में क्या पता वो क्या क्या मिलता है राष्ट्रपति को, टैक्स फ्री सैलरी, रहने के लिए 360 कमरों का मकान जिसमें सैलरी किराया नहीं देना आपको, आने जाने का पूरा खर्चा। अभी राष्ट्रपति मुर्मू को मिला ना, कहाँ से वो मिला हुआ है, एक ऑनर मिला हुआ है, फ्रांस उनको कुछ मिला हुआ है, अवार्ड कुछ मिला हुआ है उनको, मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। वो मिल गया, वो आने जाने का खर्चा तो भारतीय वायुसेना के प्लेन में आने जाना, क्योंकि एयरफोर्स की हेड है ना, वो सारी सुविधाएं। प्लस में इसके अलावा गई सुनो सही, खाने पीने का, हेल्थ इंश्योरेंस, और रिटायरमेंट के बाद एनुअल पेंशन शायद आई थिंक पता नहीं कितने लाख रुपए का, ठीक है ना। तो ये सारी सुविधाएं जो होती हैं वेतन संसद द्वारा निर्धारित होती है, ये सारी, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, आर्टिकल 59 क्या आपका, क्या पढ़ा हमने, पद की है ना, शपथ 61 में क्या है भाई, महावीर तुम लोग तो यार इंटेलिजेंट हो यार। आर्टिकल 61, आर्टिकल 60 कंफर्म है ना, राष्ट्रपति में महाभियोग, आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या कह रहा है हमारा, क्षमादान की, ऐसा कुछ है। आर्टिकल 61 हो गया हमारा,
एक साथ नहीं दे रखे यार, बहुत। अरे बस बात करना अपना। चलो इसको भी देखते हैं, आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो हम लोग किस पे अभी काम कर रहे थे बाय द वे? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की बात कर रहे थे ना, इसको बात कर रहे थे, धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। क्या प्रक्रिया होती है भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन की? प्रक्रिया क्या होती है? 54 में तो निर्वाचन है शायद, आई थिंक, और 55 में क्या आपका प्रक्रिया है कि कैसे प्रोसेस होता है। कैसे प्रोसेस होता है देखो सुनो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ध्यान से सुनना आप लोग। अच्छा जैसे आप लोग नॉर्मली चुनाव में जब जाते हो तो किसी एक पार्टी को वोट देके आ जाते हो, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा दोनों को ही वोट देना होता है और प्रेफरेंस वोट होता है। जैसे दो लोग अगर खड़े हैं तो मेरा पहला वोट इनको जाएगा, सेकंड वोट इनको जाएगा। मान लो वो आई, इन्होंने पहला वोट इनको डाला, सेकंड वोट इनको डाला, तो जिसको पहली मेजोरिटी में वोट मिलता है वो नंबर ऑफ पर्सन जीत जाता है, ऐसा होता है। तो ये चीज होता है। आगे क्या कर आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की मुख्य शर्तें क्या और देखो सुनो भाई। राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा होना चाहिए गाइस जो 50 बंदे आपको रिकमेंड करें संसद से और 50 बंदे आपको लिखित में वोट करके दें कि हाँ ये हमारी तरफ से जाएगा, ठीक है, तब जाके बात आगे बढ़ेगी, तब आपका नाम नॉमिनेट करेंगे हम लोग। उसके बाद उससे पहले नहीं। जमानत की राशि 15,000 रुपये है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। और क्या कह रहा है आपका आर्टिकल? अब आरबीआई को दे दो किसी को, कोई मैटर नहीं, आरबीआई को देना होगा, मे बी बड़े लेवल पे शायद ऐसा होता होगा। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति की पद की शर्तें क्या है? तो मैंने बताया आपको कि ये कोई भी पद अन्य धारण नहीं कर सकता, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। प्रणब मुखर्जी जब थे राष्ट्रपति तो उससे पहले वित्त मंत्री थे, नौकरी छोड़ के आए, और ये जितने लोग हैं ना सब होते हैं छोड़ छाड़ के आते हैं। फिर कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। मकान इत्यादि की सुविधा मुफ्त मिलेगी, ठीक है ना। सैलरी कम नहीं कर सकते इसकी, जब तक ये पोस्ट पर रहेगा इसकी सैलरी कम नहीं रहेगी। संसद किसके द्वारा डिसाइड होगा? सैलरी जो है किसके द्वारा डिसाइड करेगी? संसद डिसाइड करेगी सैलरी कितनी है ना। और राष्ट्रपति के लिए गाइस, राष्ट्रपति की वेतन के लिए अलग से एक्ट है पास, अलग से देश में अधिनियम है राष्ट्रपति की सैलरी को रिलेटेड। मतलब राष्ट्रपति की सैलरी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और इसके लिए अलग से अधिनियम है, राष्ट्रपति वेतन अधिनियम 1951। सैलरी कितनी है इस समय? 5 लाख रुपये पूरे के पूरे, सूखे सूखे, कोई टैक्स। देखो सुनो, सरकारी नौकरी में दिल्ली पुलिस का क्यों क्रेज है आपको पता है? क्योंकि आपकी भी सैलरी सूखी सूखी बच जाएगी ना, ठीक है ना। नहीं मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ। ट्रेन में जाना है ट्रेन में जाना है, कोई बात नहीं उसको सुन दो। ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, ठीक है ना। और वो नहीं लेना, क्या नहीं लेना? टिकट नहीं लेना। टोल टैक्स पर जाना है तो आईडी दिखा कर रील बनवाते हुए जाना है, ठीक है ना। कईयों का रवान जिंदा इस पे। नेक्स्ट की बात करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या हमारा? आर्टिकल 50। देखो सुनो, 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र किसको देगा? ठीक है ना। और भाई अपने त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देगा। राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होता है, दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 50 रिक्शन, है ना। राष्ट्रपति पद की शपथ आर्टिकल किससे शपथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। क्या छोड़ दिए? उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं भाई। बहुत सारी चीजें छोड़ दी। सुनो सुनो, इस देश में 150 करोड़ आबादी है, 148 करोड़ के आसपास भी। अगर हम एक राष्ट्रपति नहीं ढूंढ पाते तो ये देश के लिए शर्म की बात है। इसलिए हमने एक रूल लगा रखा है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली, राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक अगला दावेदार नहीं आ जाता। तो कभी आप राष्ट्रपति का नाम हम पढ़ोगे ना, इतने से इतने टेन्योर तक, इतने से इतने समय तक, उसमें देखना टाइम गैप कभी नहीं मिलेगा आपको। अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसका जो कार्यकाल, जो राष्ट्रपति आता है, चीफ जस्टिस आ गया या वाइस प्रेसिडेंट आ गया, वो आएगा, लेकिन वो पद कभी भी खाली नहीं रहेगा। वो चीज़ है। आर्टिकल 60 क्या कहता है आपका? राष्ट्रपति किससे वो लेगा वो शपथ? मुख्य न्यायाधीश। किसका मुख्य न्यायाधीश? पटना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और ध्यान सुना, एक बार जब राष्ट्रपति ने शपथ ले ली तो सबको शपथ कौन दिलाएगा फिर? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का काम है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष एज ए सांसद शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष एज शपथ नहीं लेता। और राज्यपाल जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, मान लो मैंने इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, तो इनको शपथ मैं नहीं दिलाऊंगा, ये आंध्र प्रदेश जाएंगे और किस राज्य के लिए काम करेंगे? आंध्र प्रदेश के लिए। तो वहां की हाई कोर्ट उनको शपथ दिलाएगी। राष्ट्रपति पूरे देश का है और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश की है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय हो गया आपका। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो गई तो जो हाईएस्ट होगा ना, वरिष्ठ नागरिक, जो वरिष्ठ जज, सीनियर जज जो भी होगा, वो शपथ दिलाएगा। किसमें बोले तो सुनो, नहीं, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ, वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकली ये चलता है। ये देश सबको खुश करने के लिए चलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के टाइम की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री एक सरदार बैठा हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर में वो फडणवीस बैठे हुए थे, वो कुछ नाम था उनका, मुझे याद नहीं है, वो क्रिश्चियन है, डिफेंस मिनिस्टर। राष्ट्रपति में कौन बैठा हुआ है आपका? हाँ, सुनो, नहीं, वो स्टार्टिंग की नहीं बात, अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एक रामनाथ कोविंद हो गए, या द्रौपदी मुर्मू हो गई, या और वो एक से पहले इनके बीच में कौन थे, प्रतिभा पाटिल हो गई। ये सारे लोग एससी कम्युनिटी से या एसटी कम्युनिटी से आते हैं। और बीजेपी को तो एंटी एसटी ओबीसी मानते हैं ना भाई, एक विचारधारा है ना। तो बीजेपी ने क्यों बना रखा है? ताकि आपका जुड़ाव बना रहे। ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पे सबको खुश करके चलना होता है, ठीक है ना। और वो ऐसा करते ही हैं, सब करते हैं, इसमें कोई एक पार्टी का लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जैसे कांग्रेस में भी देखना, देखो सुनो, हाँ, ये चीज सुनो, कांग्रेस में पीएम कौन है? सरदार मनमोहन सिंह, अभी रिसेंट में जो लास्ट जो खत्म हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? हामिद अंसारी, मुस्लिम, पंजाबी भी हो गया, मुस्लिम भी हो गया। डिफेंस मिनिस्टर में एक क्रिश्चियन को बनाया था, मुझे नाम याद नहीं है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो ये जो चल रहा है आपका, अच्छा, उसमें प्रणब मुखर्जी को बनाया था राष्ट्रपति उनके टाइम पे, उससे पहले अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन चला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, चारों कम्युनिटी का खुश करने के लिए। कांग्रेस से कट्टर हिंदू खुश नहीं है, यही तो ट्रेंड चल रहा है। मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, जो है वही बोल रहा हूँ मैं तो। कट्टर हिंदू कांग्रेस से खुश नहीं है ना। SC ST OBC वाले जो है वो बीजेपी से खुश नहीं है, एक जनरल टेंडेंसी चलती है ये, ठीक है। लेकिन वो नहीं खुश हैं, फिर भी वो लोग बना रहे हैं ताकि आप लोग खुश, आपके दिमाग में रहे कि आपके एक अप्रोच एक बैठी हुई है भारत के राष्ट्रपति के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। सुनो, महाभियोग लगाने का एकमात्र तरीका, अच्छा क्या पढ़ रहे थे हम लोग अब? राष्ट्रपति एकमात्र पदाधिकारी है जो कि संविधान के संरक्षक रूप में कार्य शपथ लेता है। संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है? क्या हो गया भाई? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है? आर्टिकल 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखो सुनो, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ है। और उसको हटाने का एकमात्र अधिकार क्या है? संविधान का उल्लंघन, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है भाई? ये संसद में चलती है, चाहे लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें होगा क्या, अगर महाभियोग चलाना है तो पहले 1/4 सदस्य जिस सदन में आ रहा है उस सदन का, अगर लोकसभा में आ रहा है तो 552, अगर राज्यसभा में आ रहा है तो उस हिसाब से 200-250 जो भी है, उसका 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके संबंध में सूचना देंगे। राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, पहले साइन करेगा, उसके बाद बिल पास होगा। नॉर्मली बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करता है, क्योंकि बिल उसके हटाने का है। पास होने के बाद तो साइन ना करे फिर तो बिल वैलिड ही नहीं होगा। इसे पहले ही साइन कर रहे हैं कि आपको हटाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, फिर प्रोसेस चालू होगा, बिल पास, मतलब राष्ट्रपति दे देगा। बाध्य हो साइन करना पड़ेगा उसको। इंदिरा गांधी ने इसको बाध्य कर दिया था। कौन? हाँ, दोबारा चुनाव लगे बन जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, वो उसका अलग मैटर है, उसका वो तो अलग, उसका अधिकार है, वो तो उससे हम बात उसको रोक नहीं सकते, वो दोबारा चुनाव लड़े। लेकिन अगर बिल पास हो गया तो संसद में मेजोरिटी किसकी है? जीत गई जिसने उसको हटाया है।
तो दोबारा जब चुनाव होगा तो मेजोरिटी उसके अगेंस्ट ही है ना, वो तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग आता है, इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती संसद की, है ना, लोकसभा और राज्यसभा की एक सिंगल बैठक नहीं हो सकती। और भाई अलग अलग दोनों सदनों से कितना कितना मेजोरिटी से पास होना चाहिए, 2/3, यानी 66% विशेष बहुमत है ये। एक सदन में पारित होने पर दूसरे सदन में जाएगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर वोटिंग होगी, ठीक है ना। राष्ट्रपति चाहे तो अपना 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 डिफेंस में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि भाई मैं नहीं था, मेरी तो जबान पे चल गई थी, या कुछ और ऐसा, ठीक है ना। अब आगे बात, दोनों सदनों में प्रस्तावित होने के बाद राष्ट्रपति को अपना पद से हट जाता है। राष्ट्रपति का वेतन, गाइस किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का वेतन, अच्छा राष्ट्रपति का वेतन गाइस राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल है ना, अलग अलग संविधान के अलग अलग पार्ट्स में है। जैसे याद करो इमरजेंसी 352, 356, 300, वो भी राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है, ठीक है ना। तो सब पूरे संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियां फैली हुई हैं, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, ठीक है। तो समझो आप लोग कि राष्ट्रपति यहाँ बैठा हुआ है और कंट्रोल पूरी बॉडी को कर रहा है, कुछ कुछ, है ना, वो चीज़ है। हाँ आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो राष्ट्रपति का जो वेतन है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। हमारे पास 3 तरह के खजाने हैं गाइस। निधि का मतलब कोष, कोष का मतलब एक तरह से कह लो आप लोग जहाँ पे पैसा रखा जाता है। भारत सरकार में पैसा आता कहाँ से है, टैक्स, फाइन, किसी जो ब्याज लिया हुआ है वो सब चीज़ें, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। और देते कहाँ है, सैलरी पे मेनली, आप लोगों की भी सैलरी आएगी, है ना। और सरकार, भारत सरकार में राष्ट्रपति की सैलरी, लोकसभा के मेंबर्स की सैलरी, सबकी सैलरी भारत के संचित निधि से आती है। तो भारत की संचित निधि एक है भारत की आकस्मिक निधि, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है ना, ये चीज़ है। लेकिन ये जो संचित निधि है ना, इससे पैसा ऐसे नहीं कि मुंह गए उठा लिया खोला ले लिया, बिना संसद की परमिशन से इससे पैसा नहीं निकल सकता, ठीक है ना, ये चीज़ है। इसके बाद पढ़ेंगे। अच्छा वर्तमान वेतन कितना है, आयकर टैक्स फ्री है, ठीक है ना। और क्या क्या और देख लो आप लोग। आर्टिकल 143 भी है इस कुछ कैसा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है इसको। देखो सुनो मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति के अधिकार की अगर मैं बात करूंगा, किसकी बात करूं मैं, राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के गाइस कई सारे अधिकार होते हैं गाइस, कितने सुनो राष्ट्रपति के अधिकार की अगर मैं बात करूं तो पहला है नियुक्ति संबंधित अधिकार, लोगों की अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरा अधिकार पता है क्या आपका, दूसरा आपका ये तो दूसरा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये इसका लीगल पावर हो गया, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया आपका, तीसरा हो गया आपका विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स हो गया आपका। तीसरा नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, है ना भाई, संसद के सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार, मतलब उनको नॉमिनेट कर सकता है। कैसे नॉमिनेट कर सकता है वो, आपका आंगल भारतीयों को, या राज्यसभा में 2 व्यक्तियों को, या लोकसभा में 12 लोगों को, ठीक है ना, वो चीज है। इसके अलावा सैन्य शक्ति है, 3 सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की पावर्स हैं जो अलग अलग आर्टिकल में आएंगी सारी की सारी। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको ये रख दो, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य, ठीक है ना। ऐसे ही क्षमादान में भी हम लोग पढ़ेंगे डीप डाउन काफी। राष्ट्रपति क्षमादान भी पता है, खाली ऐसा नहीं, क्षमादान करने के भी 5 तरीके होते हैं राष्ट्रपति के पास। पूरी तरीके से माफ कर दे, ठीक है ना, मृत्यु दंड को कारावास में बदल दे, कम कर दे, 20 साल को 10 साल कर दे, है ना, किसी को अपराधी की परिस्थिति को देख कर उसको कम कर दे, जैसे किसी गर्भवती महिला को ऐसा, है ना। और प्रविलंबन कहलाता है आपको क्या, कि अस्थायी से रोक दे, ठीक है ना, मतलब टेम्परेरी तौर पे कुछ समय के लिए रोक दे, बाद में उसको कंटिन्यू करें, ऐसे। तो 5 तरीके से ये भी होता है, क्षमादान भी होता है। इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना रहने दीजिए।